आज के इस खास चर्चा में हम काइजन इसकी दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे। ये निरंतर सुधार की एक जापानी अवधारणा है ना, जो सिखाती है कि कैसे छोटे मतलब लगातार उठाए गए कदम हमारी आदतों और जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, और इस विश्लेषण के लिए हमारा स्रोत है सारा हार्वे की किताब काइजन, द जापानीज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। हम इसके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे आज। हाँ, तो हमारा मिशन है काइजन के मूल सिद्धांत को खोलना और ये देखना कि इसे पर्सनल ग्रोथ के लिए, खासकर स्वास्थ्य, काम, रिश्ते और वो आदतें जिन्हें हम बदलना चाहते हैं, हाँ। उनके लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और लेखिका का अपना अनुभव भी बड़ा दिलचस्प है इसमें। जब वो लंदन की भागदौड़ वाली जिंदगी से निकलकर जापान गईं, तो उन्होंने वहां के जीवन में एक अजीब सा सुकून महसूस किया, एक व्यवस्थित गति। सुकून जापान में कैसे? ऐसा लगा जैसे चीजें अपने सही क्रम में बिना किसी हड़बड़ी के हो रही थीं। लंदन से बिल्कुल अलग माहौल। हाँ, और उन्होंने ये भी देखा कि जापानी कल्चर में छोटी छोटी चीजों पर कितना ध्यान दिया जाता है, लगातार सुधार पर जोर रहता है। सही बात है। चाहे वो सड़क की मरम्मत हो जो बड़ी सावधानी से होती है, या फिर कोई सुशी शेफ हो जिसका सालों का प्रशिक्षण चलता है, रोज बारीकियों को निखारते हुए। मतलब बड़े ड्रामेटिक बदलावों की जगह छोटे लगातार प्रयास, ये वाली संस्कृति। बिल्कुल। और यही अनुभव उनके लिए एक आहा मोमेंट जैसा था। इसने उन्हें काइज़ेन को गहराई से जानने के लिए प्रेरित किया, ये समझने के लिए कि ये छोटे कदम पर्सनल लेवल पर इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं। तो चलिए इसी विचार को और खोलते हैं। काइज़ेन असल में है क्या? मतलब क्या है इसका? काइज़ेन ये दो जापानी शब्दों से बना है। काई जिसका मतलब है बदलाव और ज़ेन मतलब बेहतर। काई और ज़ेन। हाँ, ओके। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ बेहतर के लिए बदलाव या फिर निरंतर सुधार। अच्छा। इसका जो मूल दर्शन है वो बहुत सरल लेकिन गहरा है। क्या है वो? कि बड़े डरावने लगने वाले बदलावों की जगह छोटे, मैनेजेबल और लगातार उठाए जाने कदमों कदमों के जरिए सुधार लाओ। अच्छा, यानी कि एक बड़ी छलांग लगाने की बजाय छोटे छोटे कदम लगातार बढ़ाते जाओ। हाँ। ये सोच शायद इसलिए काम करती है क्योंकि छोटे कदम कम डरावने लगते हैं, है ना? उन्हें करना आसान लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही इसका राज है। छोटे कदम हमारे दिमाग का जो खतरे वाला अलार्म है ना, उसे बजाते नहीं। उन्हें अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करना और फिर उन्हें बनाए रखना वो आसान हो जाता है। ये तो हमारी पश्चिमी सोच से काफी अलग है। हम तो चाहते हैं सब कुछ अभी बदल जाए, एकदम से। बिल्कुल, वो सब कुछ एक साथ बदल दो वाली जो सोच है वो अक्सर हमें या तो शुरू करने से पहले ही थका देती है या फिर हम बीच में ही छोड़ देते हैं। ये बात तो है। और दिलचस्प बात ये भी है कि काइज़ेन पहले बिजनेस की दुनिया में ज्यादा मशहूर हुआ। टोयोटा वगैरह की सफलता में इसका हाथ माना जाता है। हाँ, इसे मूल रूप से फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, बर्बादी कम करने के लिए, जिसे जापानी में मुदा कहते हैं। मुदा? अच्छा। हाँ, और क्वालिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन इसकी ताकत सिर्फ फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में भी उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा प्रभावी है। पर इसकी जड़ें कहाँ से हैं? क्या ये हमेशा से जापानी ही था? ये जानना बड़ा रोचक है कि इसकी शुरुआत दरअसल अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में? मुझे लगा जापानी है। हाँ, देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में उद्योगों को प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत थी। तब ट्रेनिंग विद इन इंडस्ट्रीज या TWI नाम के कार्यक्रम चलाए गए थे। TWI? ओके। उनका एक मकसद था कि कैसे वर्कर्स को ही छोटे छोटे सुधार करने और सुझाव देने के लिए मोटिवेट किया जाए। अच्छा, तो ये आइडिया जापान कैसे पहुंच गया फिर? युद्ध के बाद जापान की अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल तबाह हो चुकी थी। पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने मदद भेजी, जिसमें W. एडवर्ड्स डेमिंग जैसे एक्सपर्ट्स भी थे। डेमिंग, हाँ, क्वालिटी गुरु माने जाते हैं वो। बिल्कुल। तो डेमिंग और दूसरे सलाहकारों ने क्वालिटी कंट्रोल और निरंतर सुधार के ये विचार जापानी उद्योगपतियों के सामने रखे। हाँ। और जापानी कंपनियों ने, खासकर टोयोटा ने, इन विचारों को न सिर्फ अपनाया बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लिया। और वहीं से फिर वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम या टोयोटा वे जैसी चीजें निकली। हाँ, जिनमें लगातार सुधार और बर्बादी कम करने पर बहुत जोर था। फिर 80 के दशक में जब पश्चिमी कंपनियां सोचने लगीं कि भाई ये जापानी कंपनियां इतनी सफल कैसे हो रही हैं, हाँ। तब मसाकी इमाए जैसे जापानी सलाहकारों ने काइज़ेन को एक ऑर्गेनाइजेशनल सिद्धांत के रूप में पश्चिम में दोबारा पॉपुलर बनाया।
उन्होंने समझाया कि ये सिर्फ प्रोडक्शन लाइन के लिए नहीं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनल डेवलपमेंट तक का सफर कैसे तय करता है? मतलब कंपनी के लिए तो ठीक है, पर मेरे आपके लिए कैसे? मसाकी इमाए और काइजन इंस्टीट्यूट का यही मानना है कि काइजन सिर्फ बिजनेस का टूल नहीं है, ये जीने का एक तरीका है, एक निरंतर सुधार की संस्कृति जो हर किसी पर, हर जगह, हर दिन लागू होती है। हर किसी पर? हाँ, जैसे कंपनी में रिसेप्शनिस्ट से लेकर सीनियर मैनेजर तक हर कोई सुधार के लिए छोटे सुझाव दे सकता है, वैसे ही हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में छोटे छोटे सुधार कर सकते हैं। यानी जैसे कंपनी में छोटे सुधारों से बड़ा फर्क पड़ता है, वैसे ही निजी जिंदगी में भी। निश्चित रूप से। लेखिका सारा हार्वे ने खुद जापान में रहते हुए ये महसूस किया। लाइफस्टाइल में किए गए छोटे छोटे बदलाव, जैसे खाने पीने में मामूली सुधार या रोज थोड़ा ज्यादा चलना, इन सब का उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा और पॉजिटिव असर पड़ा। इसमें एक और जापानी शब्द आता है, योकोतेन। इसका क्या मतलब है? ये भी काइजन से जुड़ा है। हाँ, योकोतेन का मतलब है एक तरह से हॉरिजॉन्टल विस्तार। मतलब अगर कोई छोटा सुधार या आइडिया किसी एक एरिया में सफल होता है तो उसे दूसरे मिलते जुलते एरिया में भी लागू करना। अच्छा, जैसे पर्सनल लेवल पर सोचें तो मान लीजिए आपने सुबह 5 मिनट जल्दी उठना शुरू किया और आपको लगा कि हाँ, इससे मुझे शांति मिल रही है, दिन अच्छा शुरू हो रहा है, तो आप इस सफलता से प्रेरित होकर शायद शाम को 5 मिनट ध्यान करने का भी प्रयास करें। मतलब एक छोटी सफलता दूसरी को जन्म देती है, ये है योकोतेन। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लॉजिकल भी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आदतें बदलना या जीवन में कोई भी बदलाव लाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, होता तो है। हम अक्सर नए साल पर बड़े बड़े रेजोल्यूशन लेते हैं, पर जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते तक सब हवा। ऐसा क्यों होता है? क्यों इतना मुश्किल है बदलाव? देखिए, इसके पीछे हमारे दिमाग की बनावट और कुछ मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं। हमारा दिमाग वो बदलाव को अक्सर खतरे के तौर पर देखता है। खतरे के तौर पर? हाँ, दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला। अमिगडाला जी, ये हमारा इमोशनल गार्ड है। जब हम कोई बड़ा बदलाव करने की सोचते हैं तो ये अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। बिल्कुल, हमें घबराहट होती है, हम प्रतिरोध महसूस करते हैं, लगता है कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा। हाँ, और हम अपनी जानी पहचानी आरामदायक स्थिति, जिसे स्टेटस को कहते हैं, उसी में रहना पसंद करते हैं, भले ही वो हमारे लिए अच्छी ना हो, क्योंकि नई चीज अनिश्चितता लाती है जो डरावनी लगती है। सही कहा। और इसमें वो नकारात्मकता, पूर्वाग्रह का भी हाथ है। हम बुरी चीजों या असफलताओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मतलब हम संभावित नुकसानों को फायदों से ज्यादा तवज्जो देते हैं। बिल्कुल। और फिर हमारा वो अंदर का आलोचक, इनर क्रिटिक भी तो है, वो आवाज जो हमें लगातार कहती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम पहले भी फेल हुए हो। ये सब मिलकर बदलाव के रास्ते में दीवार खड़ी कर देते हैं। आदतें बनने की प्रक्रिया भी तो इसमें रोल प्ले करती होगी, किताब में इसका जिक्र है। हाँ बिल्कुल, आदतें मूल रूप से एक लूप में बनती हैं। पहले होता है एक संकेत, क्यू, फिर आता है व्यवहार, रूटीन, और फिर मिलता है पुरस्कार, रिवॉर्ड। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। हाँ, जैसे तनाव महसूस होना, ये संकेत हुआ। आपने तुरंत चॉकलेट खा ली, ये व्यवहार, जिससे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस हुआ, ये पुरस्कार। अब हर बार ये लूप चलेगा तो आदत और मजबूत होती जाएगी। और एक बड़ी चुनौती ये भी है शायद कि बुरी आदतें अक्सर तुरंत इनाम देती हैं, जैसे सिगरेट पीने से फौरी राहत मिलती है। बिल्कुल। जबकि अच्छी आदतों जैसे रोज कसरत करने के फायदे दिखने में वक्त लगता है, और हमारा दिमाग तो तत्काल संतुष्टि चाहता है। सही बात है। यही कारण है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल होता है। हमें पता होता है कि क्या सही है, पर उस पर टिके रहने की प्रेरणा या इच्छा शक्ति बनाए रखना वो चैलेंजिंग होता है। और किसी आदत को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनने में, मतलब बिना सोचे समझे होने लगने में, रिसर्च बताती है कि 18 दिन से लेकर 250 दिन से भी ज्यादा लग सकते हैं। ये हर व्यक्ति और आदत पर निर्भर करता है। ओह, 250 दिन भी। इसीलिए वो बड़े बड़े नए साल के संकल्प अक्सर फेल हो जाते हैं। हम एकदम से बहुत कुछ बदलने की कोशिश करते हैं और हमारा दिमाग डर कर ब्रेक लगा देता है। एग्जैक्टली। और यहीं पर इसी प्रॉब्लम का समाधान पेश करता है काइजिन। कैसे? काइजिन इन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को कैसे पार करता है? क्या खास बात है इसमें? काइजिन की सबसे बड़ी खूबी, जैसा हमने कहा, वो है इसका छोटे कदमों पर जोर। ये कदम इतने छोटे होते हैं कि वे दिमाग के डर वाले सेंटर यानी अमिगडाला
को जगाते ही नहीं। मतलब अलार्म बजता ही नहीं। हाँ। जैसे अगर आप लक्ष्य बनाए कि रोज 1 घंटा जिम जाना है, तो दिमाग चिल्ला सकता है, अरे ये बहुत ज्यादा है, नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप सिर्फ ये लक्ष्य बनाए कि रोज बस 5 मिनट घर पर ही स्ट्रेचिंग करनी है, तो दिमाग कहता है अच्छा 5 मिनट ठीक है, ये तो कर ही सकते हैं। किताब में रॉबर्ट मॉरर का एक उदाहरण था शायद, कि काइजन के छोटे कदम बिल्ली चोर की तरह होते हैं। हाँ, क्या बढ़िया उपमा है। चुपके से आते हैं और दिमाग का अलार्म सिस्टम बजता ही नहीं। बिल्कुल। ये डर को साइड स्टेप करने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। दूसरा शक्तिशाली सिद्धांत है 1% सुधार का। आपने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के बारे में सुना है? हाँ सुना है। उन्होंने मार्जिनल गेन्स का सिद्धांत इस्तेमाल किया था। हाँ वही। उन्होंने साइकिलिंग से जुड़े हर छोटे छोटे पहलू में, सीट के डिजाइन से लेकर टायर के ग्रिप, खिलाड़ियों के खाने पीने, यहाँ तक कि वो किस तकिए पर सोते हैं, हर छोटी चीज में सिर्फ 1% सुधार करने पर ध्यान दिया। और नतीजा कमाल का था। ओलंपिक गोल्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। हाँ, वे दुनिया के बेस्ट टीमों में से एक बन गए। काइजन भी इसी तरह काम करता है। रोजाना छोटे छोटे, लगभग अदृश्य लगने वाले सुधार करना। ये सुधार धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं, जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं, और बड़ा असर डालते हैं। और शायद सबसे अच्छी बात यह है कि काइजन मुफ्त है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी जरूरत और रफ्तार के हिसाब से ढाल सकता है। कोई महंगा प्रोग्राम या किसी गुरु की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये बेहद लचीला और सुलभ है, किसी पर बोझ नहीं बनता। ठीक है, मान लिया कि काइजन वाकई फायदेमंद है, लेकिन कोई इसे अपनी जिंदगी में लागू करना कैसे शुरू करें? इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? किताब इसे कुछ आसान स्टेप्स में बांटती है। पहला स्टेप है इन्वेंट्री लेना, मतलब अपनी जिंदगी का एक जायजा लेना, ईमानदारी से देखना कि आप अभी कहाँ हैं। जायजा लेना मतलब जीवन के अलग अलग एरियाज जैसे सेहत, काम, पैसा, घर, रिश्ते, शौक वगैरह। हाँ। इनको देखना और सोचना कि आप कहाँ खुश हैं और कहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ सुधार की गुंजाइश है। बिल्कुल। इसके लिए आप चाहें तो कागज पर कॉलम बना लें या एक माइंड मैप जैसा कुछ बना लें। और सलाह यही है कि शुरुआत में बहुत सारे एरियाज पर एक साथ फोकस ना करें। कोई 1 या 2 एरिया चुनें जहां आप सबसे ज्यादा बदलाव चाहते हैं। ठीक है, जायजा ले लिया। अगला कदम? स्टेप 2 है चुने हुए एरियाज और उनसे जुड़ी आदतों पर गहराई से सवाल करना। सवाल करना? कैसे सवाल? खुद से पूछे, मैं इस एरिया में अभी कहाँ हूँ, मैं इसे कैसे बेहतर बना सकती हूँ, अगर ये बेहतर हो जाए तो कैसा दिखेगा, और सबसे जरूरी, इस दिशा में पहला सबसे छोटा कदम क्या हो सकता है, और फिर लंबे समय में सफलता कैसे दिखेगी। जैसे किताब में वो हाउस शेयर वाला उदाहरण था कि कोई टॉयलेट सीट नीचे नहीं करता, तो पहला छोटा कदम शायद सिर्फ ये सोचना कि बात करने का सही समय कब होगा। गोल सेटिंग। हाँ, लेकिन यहाँ भी काइजन का सिद्धांत लागू होता है। बड़े धुंधले लक्ष्यों के बजाय, जैसे मुझे ज्यादा खुश रहना है, छोटे, मीडियम और लॉन्ग टर्म लेकिन स्पष्ट लक्ष्य तय करना। स्पष्ट लक्ष्य मतलब? जैसे अगले महीने ड्राइविंग क्लास शुरू करनी है, या क्रेडिट कार्ड का बिल इस महीने 500 रुपए ज्यादा चुकाना है, या इस हफ्ते एक पुराने दोस्त को फोन करना है। और इन लक्ष्यों को कहीं लिखकर रखना जहां वो रोज दिखें, शायद फोन के वॉलपेपर पर या स्टडी टेबल पर। ताकि याद रहे। और अब आता है शायद सबसे जरूरी स्टेप, स्टेप 4, सबसे छोटा संभव कदम पहचानना। एग्जैक्टली, यही काइजन का दिल है। लक्ष्य को इतने छोटे, मतलब हास्यास्पद रूप से छोटे, करने लायक कदमों में तोड़ना कि उसे न करना नामुमकिन सा लगे। हास्यास्पद रूप से छोटा मतलब कितना छोटा? इतना छोटा कि आपका दिमाग प्रतिरोध कर ही ना पाए। जैसे किताब में बियॉन्से का डांस सीखने का उदाहरण है। लक्ष्य बड़ा है, पर पहला छोटा कदम शायद सिर्फ 5 मिनट के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखना, बस। या अगर कोई रोज 700 शब्द लिखना चाहता है पर लिख नहीं पा रहा, तो पहला कदम हो सकता है रोज सिर्फ 50 शब्द लिखने का लक्ष्य रखना, या शायद सिर्फ 10 शब्द, बस शुरुआत करना। वाह, ये तो वाकई में डर को हटा देता है। ये 1% नियम जैसा ही है, रोज बस थोड़ा सा बेहतर। बिल्कुल। और आखिरी स्टेप 5 है खुद को जवाबदेह बनाना, अकाउंटेबिलिटी। हमने कदम तय कर लिया, पर उस पर टिके कैसे रहें? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले तो अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। ये बहुत मददगार होता है। ट्रैक कैसे करें? आप बुलेट जर्नल इस्तेमाल कर सकते हैं,
या दीवार पर एक साधारण चार्ट बना सकते हैं जिस पर रोज टिक मार्क करें। अच्छा। ये भी काम करता है। आजकल कई एप्स भी है जो हैबिट ट्रैक करने में मदद करते हैं। और हाँ, अपनी सफलताओं को सेलिब्रेट करना ना भूलें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। खुद को छोटा मोटा इनाम दें, कुछ ऐसा जो आपको पसंद हो। ये 5 स्टेप्स एक क्लियर फ्रेमवर्क देते हैं। इन्वेंट्री, सवाल, लक्ष्य, सबसे छोटा कदम और जवाबदेही। हाँ, अब बात करते हैं कि काइजन को जीवन के कुछ खास एरियाज में कैसे लागू किया जा सकता है। स्वास्थ्य यानी केंको से शुरू करते हैं। यहाँ अक्सर हम बड़े बदलाव करने की कोशिश में फेल हो जाते हैं। बिल्कुल, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काइजन खास तौर पर प्रभावी हो सकता है क्योंकि यहाँ अक्सर वो सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच हावी रहती है। या तो जिम जाकर 2 घंटे पसीना बहाएंगे या कुछ नहीं करेंगे। हाँ, या फिर एकदम स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करेंगे या सब कुछ खाएंगे। एग्जैक्टली। जापानी संस्कृति में शिनशिन इचिनियो की अवधारणा है जिसका मतलब है तन और मन एक है। स्वास्थ्य होलिस्टिक है, समग्र है। काइजन हमें मुश्किल डाइट या एक्सट्रीम व्यायाम रूटीन के बजाय धीरे धीरे सस्टेनेबल तरीके से स्वस्थ आदतें बनाने पर फोकस करवाता है। व्यायाम की बात करें, हम सब जानते हैं जरूरी है, WHO भी कहता है। बहुत से लोग पर्याप्त एक्टिव नहीं हैं, पर जिम जाना या मैराथन दौड़ना ये सबके बस की बात नहीं लगती। और यही काइजन मदद करता है। ये डर को कम करता है। शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है, जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लेना। हाँ, ये तो आसान है। या बस से एक स्टॉप पहले उतर जाना और पैदल चलना। टीवी देखते हुए कुछ देर स्ट्रेचिंग कर लेना। यहाँ तक कि बागवानी करना भी एक मध्यम स्तर का व्यायाम माना जाता है। अच्छा, बागवानी भी? हाँ, तो पहला कदम शायद सिर्फ ये सोचना कि मुझे किस तरह की एक्टिविटी पसंद है, डांस, घूमना, फिर उसका सबसे छोटा वर्जन शुरू करना, जैसे 5 मिनट अपनी पसंद के गाने पे डांस करना या अपने घर के पास वाले पार्क तक सिर्फ टहलने जाना। और फिर धीरे धीरे से बढ़ाना, 5 मिनट को 7 करना, फिर 10, गति थोड़ी तेज करना। बिल्कुल, महत्वपूर्ण है निरंतरता, न कि तीव्रता या परफेक्शन। और व्यायाम को सिर्फ वजन घटाने से न जोड़ें। बेहतर नींद, ज्यादा एनर्जी, अच्छा मूड, इन फायदों पर ध्यान दें। ठीक है, अब आहार को देखें, डाइट। यहाँ भी वही ऑल और नथिंग वाली प्रॉब्लम आती है। हाँ, काइजन यहाँ भी प्रतिबंधों के बजाय छोटे सकारात्मक बदलावों पर जोर देता है। जैसे मान लीजिए कोई ज्यादा पानी पीना चाहता है। हाँ, ये तो कॉमन लक्ष्य है। तो पहला काइजन कदम क्या हो सकता है? शायद सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना, बस इतना। या हर बार जब आप बाथरूम जाएं तब 1 गिलास पानी पीना। किसी मौजूदा आदत से जोड़ देना। या मान लीजिए कोई चीनी कम करना चाहता है। एकदम से सब मीठा छोड़ना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल। काइजन तरीका, अपनी चाय या कॉफी में आज से बस 1/4 चम्मच कम चीनी डालना, या हफ्ते में सिर्फ 1 दिन तय करना जब आप मीठा नहीं खाएंगे। ये छोटे कदम हैं, मैनेजेबल हैं। और भाग नियंत्रण, पोषण कंट्रोल के लिए वो हारा हाचीबू वाली बात। हाँ, हारा हाचीबू ओकिनावा का सिद्धांत है। पेट को सिर्फ 80% भरना, मतलब ठूस ठूस कर नहीं खाना। इसे कैसे करें? काइजन कदम, अपनी सामान्य प्लेट से थोड़ी छोटी प्लेट इस्तेमाल करना, या खाना खाते समय टीवी या फोन बंद रखना ताकि आप अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दे सकें कि पेट भर गया है। इसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं। ध्यान से खाना ये आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, क्योंकि हम अक्सर भागते दौड़ते या स्क्रीन देखते हुए खाते हैं। काइजन कहता है 1 हफ्ते के लिए रोज सिर्फ एक निवाला ध्यान से खाकर देखो, उसका स्वाद, उसकी बनावट महसूस करो। ये छोटे बदलाव लगते तो हैं, पर शायद असरदार हों। नींद भी स्वास्थ्य का एक बड़ा हिस्सा है। यहाँ काइजन कैसे मदद कर सकता है? अगर आप बेहतर नींद चाहते हैं तो यहाँ भी एकदम से अपना पूरा रूटीन बदलने की जरूरत नहीं है। पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? शायद सोने से सिर्फ 15 मिनट पहले सारे स्क्रीन्स, फोन, टीवी, लैपटॉप बंद कर देना। सिर्फ 15 मिनट पहले? ये तो किया जा सकता है। हाँ, या रोज रात को लगभग एक ही समय पर बत्ती बंद करने की कोशिश करना, चाहे नींद तुरंत ना भी आए। या अपने बेडरूम को थोड़ा ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए एक छोटा सा बदलाव करना, जैसे नया आरामदायक तकिया खरीदना या मोटे पर्दे लगाना। अच्छा, नींद की डायरी रखने का भी सुझाव था शायद। हाँ, 1 हफ्ते के लिए लिखकर देखें कि आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, नींद कैसी रही और उस दिन क्या खाया पिया या क्या तनाव था। इससे पैटर्न समझने में मदद मिलती है। और सोने से पहले की रस्में?
हाँ, रिचुअल्स हाँ। वो भी जरूरी हैं, जैसे फोन को एयरप्लेन मोड पर रखना, या सोने से 2-3 घंटे पहले सोशल मीडिया ईमेल चेक ना करना, या 5 मिनट के लिए कोई शांत करने वाला संगीत सुनना या किताब पढ़ना, या वो नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग। हाँ, वो कैसे करते हैं? सीधे बैठें या लेट जाएं, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें, बाईं से सांस लें, फिर बाईं को अनामिका से बंद करें, दाहिनी से सांस छोड़ें, फिर दाहिनी से लें, उसे बंद करें, बाईं से छोड़ें। इसे कुछ मिनट दोहराएं। ये शांत करने में मदद करता है। ये सब छोटे कदम हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। बिल्कुल। सुबह की दिनचर्या, मॉर्निंग रूटीन के बारे में क्या? वो भी अक्सर तनावपूर्ण होती है। हाँ, भागम भाग रहती है। काइजन यहाँ भी मदद कर सकता है, जैसे अलार्म को सिर्फ 5 मिनट पहले लगाना। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, शुरुआत में। फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, या सुबह उठते ही 1 गिलास पानी पीना, या रात को ही अगले दिन के कपड़े निकाल कर रख लेना, या सुबह 5 मिनट सिर्फ शांत बैठकर अपनी सांस पर ध्यान देना। ये छोटे बदलाव सुबह के तनाव को कम कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स के बारे में भी बात की गई है। हम सब फोन से चिपके रहते हैं। हाँ, ये बड़ी समस्या है। काइजन यहाँ ये नहीं कहता कि फोन फेंक दो, बल्कि धीरे धीरे उपयोग कम करने और ज्यादा सचेत होने की बात करता है। कैसे? पहला कदम शायद अपने फोन का उपयोग ट्रैक करने वाला कोई ऐप इंस्टॉल करना, या खाने के समय फोन को दूर रखना, या दिन में 1 घंटा फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखना, या सोशल मीडिया ऐप्स को होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर में डाल देना। नोटिफिकेशंस बंद करना भी एक छोटा कदम हो सकता है। बिल्कुल, ये छोटे कदम हमें कंट्रोल वापस लेने में मदद करते हैं। सोशल मीडिया और आत्मसम्मान का भी जिक्र है। हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर दुखी होते हैं। हाँ, ये तुलना बहुत नुकसान करती है। काइजन यहाँ जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। ध्यान दें कि कौन सी चीजें आपको अपने बारे में बुरा महसूस कराती हैं। क्या वो किसी खास व्यक्ति की पोस्ट है, या फिल्टर की हुई तस्वीरें? और फिर छोटा कदम उठाएं। शायद उस व्यक्ति को अनफॉलो करना, या अपने सोशल मीडिया इस्तेमाल का समय सीमित करना, या एक तारीफों का फोल्डर बनाना जहां आप अपने बारे में कही गई अच्छी बातें सेव कर सकें। बॉडी स्कैन ध्यान का भी सुझाव है। हाँ, वो शारीरिक और भावनात्मक तनाव को पहचानने और कम करने में मदद करता है। शांत लेटकर, आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान ले जाना। पैर की उंगलियों से सिर तक, और कहीं भी तनाव महसूस हो तो उसे सांस छोड़ते हुए ढीला छोड़ने की कोशिश करना। ये सब बहुत प्रैक्टिकल तरीके लग रहे हैं। तो संक्षेप में कहें, काइजन सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक मानसिकता है, एक दर्शन है। आपने बिल्कुल सही कहा। काइजन का सार यही है। बड़े लक्ष्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता छोटे लगातार उठाए गए कदमों से बनता है। यह निरंतर सुधार का दर्शन है जो बड़े बदलावों से जुड़े डर और प्रतिरोध को हटाता है और स्थायी आदतें बनाने में मदद करता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लगभग अदृश्य प्रयासों का नतीजा होती है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। और ये सिद्धांत जीवन के लगभग हर उस क्षेत्र में लागू होता है जहां हम सुधार चाहते हैं। कुंजी है निरंतरता और धैर्य। बिल्कुल, ये प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, न कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर। हर छोटे कदम को सेलिब्रेट करना है। ठीक है, तो अब सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। आज, अभी, इसी वक्त आप अपने जीवन में कौन सा एक अति छोटा, शायद आपको लगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं? क्या वो सिर्फ 1 गिलास अतिरिक्त पानी पीना हो सकता है, या सोने जाने से 5 मिनट पहले फोन को एयरप्लेन मोड पर डालना, या काम पर किसी सहकर्मी को उसके अच्छे काम के लिए एक छोटा सा धन्यवाद नोट भेजना? जरा सोचिए, वो एक नन्हा सा, लगभग हास्यास्पद रूप से छोटा कदम क्या हो सकता है जिसे आप आज उठा सकते हैं।